और हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान इस्लामाबाद से पाकिस्तान की सत्ताधारी पार्टी रूलिंग पार्टी PMLN के स्पोक्सपर्सन प्रवक्ता सिद्दीकुल फारूक साहब। जनाब स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो ये पूछना चाहेंगे कि पार्टी क्या सोच रही है, आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया और स्वागत करने का भी शुक्रिया। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं इस वक्त स्पोक्स पर्सन की हैसियत से बात नहीं कर रहा। जी। मैं PMLN के मरकज़ी लीडर, सेंट्रल लीडर की हैसियत से आपसे मुखातिब हूँ और कुछ चीज़ें मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में करूँगा। जी। तो हमारी पार्टी इस बात को पसंद करेगी कि वज़ीर आज़म साहब जो है भारतीय डेजिग्नेट प्राइम मिनिस्टर की दावत कबूल करें अगर बाकी मामलात ठीक रहें, क्योंकि कल प्राइम मिनिस्टर की तबीयत कुछ थोड़ी सी ठीक नहीं रही थी। तो वो जो बलूचिस्तान जा रहे थे वो दौरा उन्होंने पोस्टपोन किया है। लेकिन बाकी तो चूँकि उन्होंने मोदी साहब को मुबारकबाद भी दी और पाकिस्तान आने की दावत भी दी, और ये सार्क जो हैं अपना उसके सरबराहों को वो बुला रहे हैं मोदी साहब, तो उसमें सार्क मेंबर के तौर पर भी और भारत के साथ जितने भी डिस्प्यूट्स हैं वो पीसफुल मीन से हल करने और एक दूसरे का एहतराम करने और एक दूसरे के साथ इक़्तिसादी ताउन करने में और एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत यानी न करने में चूँकि प्राइम मिनिस्टर यकीन रखते हैं, इसलिए वो ये दावत कबूल कर सकते हैं। तो आप कह रहे हैं कि अगर तबीयत सही रही तो दावत कबूल कर सकते हैं। अब ये वहाँ इसको किस तरह से देखा जा रहा है? क्या ये नया चैप्टर शुरू हो सकता है हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्तों में? जी, मेरी ज़ाती राय में तो बिल्कुल। देखिए ना, अब अगर वज़ीर आज़म डेजिग्नेट जिनके काफ़ी वो कैरी कर रहे हैं जी। जो है वो लोड कह लें आप, बिलखुसूस गुजरात में मुसलमानों की बड़ी तादाद में शहादत के हवाले से, तो साथ इक़्तिसादी एजेंडा भी उनका है। तो वो जब दावत देते हैं उस दावत को रेस्पॉन्ड करना, उस दावत का जवाब देना, और फिर वहाँ साइड लाइन्स पे अगर 1-on-1 मीटिंग हो जाती है, फिर एक इनफॉर्मल सार्क समिट भी हो जाती है, तो मैं समझता हूँ बहुत से मामलात पर बात करने और जो कुछ गर्द पड़ी हुई है उस डस्ट को दूर करने और एक नए ताल्लुकात की बिस्मिल्लाह करने में मदद मिलेगी। सिद्दीक साहब, आप खुद कहते हैं कि एक दूसरे के मामलात में दखल नहीं देना यही पॉलिसी है, लेकिन फिर उसी सांस में पाकिस्तान से जो भी बोलता है वो गुजरात की बात का जिक्र ज़रूर करता है, जो हिंदुस्तान का अपना मसला है। अपनी अदालतों में वो चीज़ काफ़ी क्लियर भी हो चुकी है। ये साथ में ये बात करने से कहीं दिक्कतें पहले कदम पर ही नहीं आ जाएंगी? देखिए, मैं जो आपने बात की है, यहाँ पाकिस्तान में लोग बात तो करते हैं। जी। ये दुरुस्त है कि आपके यहाँ ये जो वहाँ भारत में मुसलमान रहते हैं वो भारत के शहरी हैं, लेकिन बैनुल-अक़वामी सतह पे इंडिया भी पाकिस्तान भी बहुत से मुआहदों के जो हैं उन्होंने दस्तखत किए हुए हैं, सिग्नेटरीज़ हैं। जी। तो बैनुल-अक़वामी बिरादरी भी बात चीज़ों का नोटिस लेती है। इस चीज़ का नोटिस और इस चीज़ के बारे में जज्बात पाकिस्तान में और दूसरे मुल्कों में पाए जाना ये कोई गैर फितरी अननेचुरल नहीं है। हम ये नहीं कर रहे कि हम आके खुदा न खास्ता कहें जी कि हम तो फौजकशी करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये नहीं कर रहे। अदम मुदाखलत का मतलब ये है कि तवज्जो दिलाना और आप ही को कहना कि जनाब इन चीज़ों का ज़रा नोटिस लें, ये बात, इसमें मुदाखलत की बात नहीं है। तो अगर आप फिर इससे भी आप सहमत हैं, इसको भी आप मानते हैं कि अगर भारत कहता है कि आप बलूचिस्तान में ये ना करें या कराची में वो ना करें, तो वो भी दखल अंदाजी नहीं है, बल्कि सिर्फ उस पर तवज्जो दिलाना है आपका? देखिए, भारत ने जो बात की और मनमोहन साहब को जब वो अपना शर्म शेख में एक समिट में गए तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने कुछ डोजियर्स भी दिए और उस वक्त भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह साहब ने कुछ चीज़ें तस्लीम की और ये कहा कि मैं इस मामले को देखूंगा। तो वो पाकिस्तान के अंदर कुछ सबूत, कुछ मामलात बलूचिस्तान के हवाले से थे। जी। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि जनाब हमें एक दूसरे के मामलात में इंटरफियर नहीं करना चाहिए, तो फिर जब दोनों पार्टियों की, दोनों मुल्कों की लीडरशिप बैठेगी और दोनों इसको डिस्कस भी करेंगे,
और इसी तरह से कश्मीर देखिए ना, उस वक्त के इसी पार्टी के इंडियन प्राइम मिनिस्टर आए थे ना फरवरी में अपना लाहौर, और 21 फरवरी 99 को एक लाहौर डिक्लेरेशन भी साइन हुआ था जी, उसमें मुआहदा कश्मीर के मसले का भी जिक्र था। तो देखिए, अगर जो भी इश्यूज हैं हम तस्लीम करें कि ये इश्यूज हैं और तस्लीम करके हमने हल करने के लिए आगे बढ़ते हैं पीसफुल मीन से, तो ये पॉजिटिव अप्रोच होगी। लेकिन होता जो बार बार जो दिक्कत आती है या जो डर रहता है हिंदुस्तानी अवाम को भी, आपने लाहौर डिक्लेरेशन का जिक्र किया, फिर उसके बाद कारगिल हो गया, तो फिर गाड़ी जो है वो पीछे चली जाती है। तो ये इस चीज़ को कैसे रोका जाएगा कि कोई ऐसा एलिमेंट ना आ जाए, जैसे पिछली बार मुशर्रफ साहब ने वो करगिल कर दिया तो पूरा मामला ही पटरी से उतर गया था। तो फिर आपने देखा कि मुशर्रफ किस तरह से फिर वो कई दफ़ा वहाँ गए, उन्होंने कश्मीर के कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल पेश किए, वो उन्होंने जनाब अली सार्क समिट में जो है अपना श्रीलंका में किस तरह से वो उतर के गए और इंडियन प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने बात भी की और ऑफर्स भी की कि विजिट पे। फिर इस्लामाबाद में जब समिट हुई सार्क की, तो फिर साइड लाइन्स पे एक इस्लामाबाद डिक्लेरेशन भी हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी देखें, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब इंडिया के हवाले से अपनी पॉलिसी में बड़े कंसिस्टेंट है। वो अभी भी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनने के कुछ ही दिनों बाद जो रिटन फॉरेन पॉलिसी तमाम पाकिस्तानी हाई कमिश्नर्स को दी है, उसमें यह है कि हमने पड़ोसी मुल्क जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं और इस रीजन में जिन जिन से इख्तलाफात हैं, हमने वो पीसफुल तरीके से रिज़ॉल्व करने हैं। यहाँ इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है वो उसको आगे बढ़ाना है। फिर उसके बाद अमेरिका का जिक्र भी हुआ कि अमेरिका के साथ हमारे इत्तेफाकात भी हैं, इख्तलाफात भी हैं, हमने वो इख्तलाफात भी दोनों मुल्कों के म्यूचुअल कन्वर्जेंस से हल करने हैं। तो इस तरह मैं समझता हूँ अगर पड़ोसी मुल्क जो पड़ोसी बदल नहीं सकते, अगर उनके दरमियान अच्छी पॉलिसियाँ हो जाएँ और ग्रेजुअली हम नॉन इंटरफियरेंस पर अमल करते हुए आगे बढ़ें, और बजाय इसके कि दूसरे मुल्क हज़ारों मील दूर के मुल्कों के साथ ताल्लुकात अच्छे हों और पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात अच्छे ना हों, तो पड़ोसियों के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हों, तो ये कितना अच्छा होगा। इस हवाले से चूँकि नरेंद्र मोदी साहब अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन गए हैं, अब वो जो गुजरात में उनकी पॉलिसी थी, एक रीजन या एक सूबे के वो प्राइम मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर थे, और फिर उससे पहले की उनकी जो पॉलिसियाँ थीं, अब उन्हें मौका मिला है कि वो इंटरनेशनल लेवल पर आकर, रीजनल लेवल पर आकर वो तासुर प्रैक्टिकली दूर कर दें जो उनके बारे में पाया जाता है। और पाकिस्तान में भी बाज़ जो हमारे दोस्त हैं वो उनके बारे में बात करते हैं। ये क्या आप मानते हैं, जैसा आपने जिक्र किया इसी पार्टी की पिछली गवर्नमेंट का, कि जब भारतीय जनता पार्टी पावर में हो तो इंडिया से डील करना क्या आसान मानता है पाकिस्तान? मेरा ज़ाती ख्याल तो ये है कि बीजेपी के साथ पहले भी मामलात निस्बतन आसान रहे, और ये भी ठीक है कि परवेज़ मुशर्रफ ने काम बहुत ख़राब किया, और अब भी हम तवक्को रखते हैं कि जो बीजेपी की साबिका पॉलिसी थी, डेजिग्नेट प्राइम मिनिस्टर जब ये प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो उससे ऑब्जेक्टिवली ये कुछ आगे बढ़ेंगे। तो आप ये मानते हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट से डील करना आसान रहता है, उसकी वजह क्या? मेरा ख्याल है कि वो जो कांग्रेस की बाज़ कमिटमेंट्स हैं और वो जो उनके अंदर बाज़ तलखियाँ पार्टीशन के हवाले से पाई जाती हैं, उसके मुकाबले में बीजेपी उससे वो उनका वो बैगेज वो कैरी नहीं कर रहे। तो और इनके अंदर चूँकि इकोनॉमिक इनका एजेंडा है, तो इकोनॉमिक एजेंडा जो है उस पर भी आगे नहीं बढ़ सकते बग़ैर पीस के। इस रीजन में पीस रहेगा तो इकोनॉमिक एजेंडा भी आगे बढ़ेगा। अगर लोग ऐसे दोनों मुल्कों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो कशीदा रहेगी, टेंस रहेगी, तो फिर दोनों मुल्कों में शायद कंपैरेटिवली उतनी इन्वेस्टमेंट इन्फ्लक्स ना हो जितना पीस हो जाए, तो दोनों मुल्कों के दरमियान भी इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ सकते हैं और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ सकती है। आपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक पॉलिसी की बात की। मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो मसला है वो काफ़ी वक्त से चला आ रहा है, दिक्कत क्या है उसमें?
पाकिस्तान को देना? मेरा ख्याल है हम तो आगे उस सिलसिले में बढ़ना चाह रहे थे, लेकिन इलेक्शन कैंपेन में कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स वगैरह आई और फिर मनमोहन सिंह साहब को अपनी पार्टी की शिकस्त भी नज़र आ रही थी और हमने भी महसूस किया कि जो पार्टी जा रही है इस आखिरी वक्त में वो क्या जो है एग्रीमेंट करेगी, तो आने वाली जो हुकूमत है उससे फिर हम बात कर लेंगे। आपको ये उम्मीद है कि जल्द यानी कि इस नई गवर्नमेंट के साथ मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस है वो पाकिस्तान देने में दिक्कत नहीं होगी पाकिस्तान को? देखिए किशोर जी, दोनों हाथों से ताली बजती है ना, ये देखें दोनों हाथों से, एक हाथ से तो ताली नहीं बज रही। तो आपके प्राइम मिनिस्टर भी बढ़े और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बढ़ेंगे। इधर से तो उस कम से कम उस बिंदु पर, उस पॉइंट पर तो आगे बढ़ा जा ही चुका है। वो तो पाकिस्तान के रिस्पांस का इंतजार है, हाथ बढ़ चुका है, अब आपको ताली बजानी है। दावत है, ये दावत है। मैं जाती तौर पर समझता हूं कि ये अच्छा इनिशिएटिव है। और फिर मसला आता है टेररिज्म का, वो उस पर पॉलिसी कहने को, स्टेटेड पॉलिसी जो है दोनों सरकारों की, आपकी भी यही कहते रहते हैं कि टेररिज्म के खिलाफ है, टेररिज्म नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर ऐसे ऐसे वाक़े हो जाते हैं जिनसे ऑफ ट्रैक गाड़ी पटरी से उतर जाती है। इस बार उसको कैसे रोका जाएगा? क्या ऐसा कुछ नया कुछ लेकर आएंगे नवाज शरीफ साहब? दोनों मुल्कों की लीडरशिप को और जो मुतल्लिका इंस्टीट्यूशंस हैं रिस्पेक्टिव, उनको ये बात समझनी चाहिए, और बिलखुसूस इंडियन लीडरशिप को और इंस्टीट्यूशंस को भी, कि पाकिस्तान तो ख़ुद टेररिज्म का शिकार है। हमारे GHQ पर हमले होते हैं, हमारे जो है वो फ़ौजी डिफेंस इंस्टॉलेशंस पर हमले होते हैं, हमारे जनरल्स तक शहीद हुए हैं, हम 60,000 जानें हमारी जो हैं वो जा चुकी हैं। हम उन लोगों के साथ मुज़ाकरात करने की कोशिश भी कर रहे हैं। इंडिया में तो ये बात नहीं है, तो हम तो खुद शिकार हैं बैनुल-अक़वामी कमिटमेंट्स की वजह से। फिर उसका नज़ला जो है वो हम पर गिरा है। जी जी, इसको रियलाइज़ करें। जी, आप बयान जो कर रहे हैं वो हकीकत है, लेकिन एक कड़वी हकीकत ये भी है कि पाकिस्तान आर्मी ने टेररिज्म को पॉलिसी की तरह इस्तेमाल भी किया है, हिंदुस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल हुआ। नहीं, मैं इस बात पर को एंडोर्स नहीं कर सकता। आप देखिए समझौता ट्रेन पर जो हमला हुआ इंडिया में, उसमें कौन इन्वॉल्व था? अब ये तो कोई सीक्रेट नहीं है ना, दिस इज एन ओपन सीक्रेट। पर खैर उसमें तो कई ऐसे एग्जांपल्स हैं जो इस तो इस तरह ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स और जो इस तरह की चीजें हैं उनको रोकना होगा ना जी। ये इंडिया में आखिर हुआ। मुशर्रफ साहब तो नॉन स्टेट एक्टर नहीं थे ना, वो पूरे स्टेट थे और पूरे एक्टर थे। कौन? मुशर्रफ साहब जी। मुशर्रफ साहब की जिम्मेदारी मैं तो नहीं ले सकता। उन्होंने तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट थी उसको उतार के फेंक दिया। जी जी। उन्होंने तो और बहुत से गलत काम किए, हम उन पर तो हमने आर्टिकल 6 के तहत वो तो मुकदमा चल रहा है। जी जी। वो हाई ट्रीजन के इस वक्त जो है वो मुल्जिम है। चलिए, और वो जख्म ना कुरेदे जाएं एक दूसरे के इस मौके में, इस माहौल में। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, और ये उम्मीद जो आपने जताई है वैसी ही उम्मीद यहाँ हिंदुस्तान में भी दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक उल फारूक साहब। शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग N जो रूलिंग पार्टी है पाकिस्तान की, उसके नेता हमारे साथ थे इस्लामाबाद से।